यूनिट नंबर 5 ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री में हेयरिंग एड सिलेक्शन, टेक्निक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने ऑडियोलॉजी और ऑडियोमेट्री के बारे में सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियोलॉजी के बारे में सीखा और साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉसेस और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में जानकारी हासिल की। तो चलिए अब हेयरिंग एड, उनकी टाइप्स और सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है इस वक्त। There are different types of hearing aids and styles available right now out in the market जो कि हम deaf and hard of hearing बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Body worn, behind the ear, in the canal, completely in the canal और सबसे advanced hearing aid जो कि surgical process से बच्चे के सर के अंदर डाली जाती है उसको cochlear implant कहा जाता है। ये मैं बताती चलूँ कि पुरानी हेयरिंग एड्स जो कि इस्तेमाल करती थी उनकी एक तस्वीर आपके सामने स्लाइड में आई है जिसमें हॉर्न टाइप ऑफ हेयरिंग एड्स हैं और ये बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस थी जो कि अब बहुत छोटे साइजेस में अवेलेबल हैं जो कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड, इन द ईयर हेयरिंग एड, हाफ शेल, इन द कनाल के 2 साइजेस हैं और कम्प्लीटली इन द कनाल हेयरिंग एड। अब मैं बताना चाहूँगी कि बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड किस टाइप एंड डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड बेसिकली 2 साइजेस में आती हैं। एक छोटी हेयरिंग एड्स कहलाती हैं जिनको मिनी हेयरिंग एड्स भी कहते हैं और दूसरी पावरफुल बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स कहलाती हैं। ज़्यादा पावरफुल हेयरिंग एड्स उन मरीज़ या बच्चों के लिए इस्तेमाल होती हैं जिनका बेसिकली हेयरिंग लॉस सिवियर टू प्रोफाउंड है। इस बात से ये मकसद बिल्कुल नहीं कि बिहाइंड द हेयरिंग एड्स उन बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती जिनका हेयरिंग लॉस माइल्ड या मॉडरेट रेंज में है। बिहाइंड द हेयरिंग एड्स रिलेटिवली बाकी हेयरिंग एड्स से कीमत में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल लेवल हेयरिंग एड सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगली स्लाइड आपको इन द कनाल हेयरिंग एड के बारे में बताना चाहूँगी। ये बेसिकली कस्टम हेयरिंग एड्स भी कहलाती हैं जिसके लिए आपको मरीज़ या बच्चे के कान का मोल्ड लेना पड़ता है और उस साइज़ को लेकर फिर आप वेंडर के पास ये हेयरिंग एड का साइज़ भेजते हैं और वो हेयरिंग एड उसकी कनाल के साइज़ के मुताबिक बना के आपको वापस करता है। इन द कनाल हेयरिंग एड ज़्यादातर मॉडरेटली सीवियर से ऊपर के हेयरिंग लॉस में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी बहुत से पेशेंट्स या मरीज़ ऐसे भी हैं जिनका हेयरिंग लॉस सीवियर है लेकिन वो फिर भी इन द कनाल हेयरिंग एड फुल शेल जो कि अभी आपके सामने स्लाइड पर वाज़े तौर पे दिखाई जा रही है उससे भी अफादियत हासिल कर सकते हैं। अगली हेयरिंग एड हमारी इन द कनाल हेयरिंग एड है। इन द कनाल हेयरिंग एड ज़्यादातर मॉडरेट से मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर की डिग्रीज़ जिनमें स्लाइट टू माइल्ड लॉस आता है, ज़्यादातर पे स्लाइट हेयरिंग लॉस के लिए हेयरिंग एड की रिकमेंडेशन नहीं की जाती लेकिन माइल्ड, मॉडरेट और मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉसेस के लिए इन द कनाल हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली स्लाइड बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड है। बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड ज़्यादातर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या वो ममालिक जिनमें अभी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियली मरीज़ या उनके वालिदैन ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हेयरिंग एड ख़रीदने के लिए, तो उनके लिए बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ मिसकंसेप्शन है कुछ ममालिक में और कुछ हेयरिंग एड डीलर्स में भी कि बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड और बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड दोनों की पावर रिलेटिवली सिमिलर या एक जैसी होती है, सिर्फ कॉस्ट की डिफरेंस की वजह से, क्योंकि बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड्स रिलेटिवली कम महंगी होती है तो इस वजह से बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली हेयरिंग एड ही है लेकिन ये बहुत एडवांस हेयरिंग एड है। ये सर्जिकली पेशेंट के या मरीज़ के या बच्चे के सर के अंदर मैस्टॉइड पर प्लेस की जाती है। इसके साथ एक छोटी सी कॉक्लियर एरे होती है जो कि आपके कॉक्लिया में सर्जिकली ENT सर्जन एम्बेड करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट में रिसीवर और माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हेयरिंग एड बेसिकली आप एक दफ़े आए क्लिनिक में ली, फिट की और उसके बाद जाके फॉलो अप्स करें, लेकिन इम्प्लांट्स के लिए आपको एक ऑन गोइंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें आप ऑन गोइंग लेवल पर ऑडियोलॉजिस्ट से मिलते हैं जो आपकी हेयरिंग एड प्रोग्राम करते हैं
और उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट आपको बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की तरबियत देते हैं, जिससे आपको ये सिखाया जाता है उन बच्चों को या बड़ों को जिनको हेयरिंग लॉस होता है कि किस तरह से आवाज़ नॉर्मल तरीके से सुनी जा सकती है। आइए तलबा, अब आपको मैं चाहूँगी कि फ़िज़िकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ वो दिखाऊँ, और उसके साथ साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेयरिंग एड्स के बारे में भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड, जो कि इस तरह दिखती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। आप देखते हैं कि यहाँ पर बैटरी डलेगी, डिफरेंट पोटेंशियोमीटर्स। पोटेंशियोमीटर्स बेसिकली छोटे छोटे स्क्रूज़ हैं जो कि हेयरिंग एड के अंदर डाल दिए जाते हैं और स्क्रू ड्राइवर की मदद से कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसकी डिफरेंट सेटिंग्स करते हैं। एक लो कट जो कि लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, हाई कट जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, और पीक क्लिपिंग जो कि मैं आपको ज़िक्र करूँगी जैसे मैं हेयरिंग एड के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊँगी। आप देख रहे हैं कि ये एक तार है जो कि इस हेयरिंग एड में कनेक्ट हो जाती है और रिसीवर के थ्रू ईयर मोड लगने के साथ आवाज़ कानों में जा सकती है। दूसरी हेयरिंग एड बिहाइंड द ईयर है। ये मोस्ट पावरफुल हेयरिंग एड है और बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड ये सबसे बड़ा साइज़ है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्रोफाउंड या सिवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस की तकलीफ़ होती है और फिर वो ये हेयरिंग एड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बॉडी वॉर्न में आपने देखा पोटेंशियोमीटर्स हैं, इसी तरह से ये देखिए 3 पोटेंशियोमीटर्स या कंट्रोल हैं जिनके थ्रू स्क्रू ड्राइवर या पेचकस इस्तेमाल करते हुए हम इसकी डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉगल स्विच है नीचे जिस पे ऑन, ऑफ और माइक्रोफोन के नंबर्स लिखे हैं। वॉल्यूम कंट्रोल एक पहिए या व्हील की शक्ल में है जिस पे 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे हैं। इन नंबरों को भी रिक्वायर्ड एम्प्लीफिकेशन या गेन के लिए बदला जा सकता है। अब मैं चाहूँगी आपको कि दिखाऊं इंटरनल बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड कैसी दिखती है। जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रोफोन है, रिसीवर है और इस इंटरनल सर्किट के अंदर ट्रांसमीटर है। उसी तरह पोटेंशियोमीटर्स, उसका आप कवर उतार दिया है मैंने ताकि आप देख सकें। टॉगल स्विच ऑन, ऑफ इन माइक्रोफोन या टेलीकॉइल के लिए। टेलीकॉइल का भी जिक्र मैं जैसे आगे चलूँगी बताऊँगी आपको कि टेलीकॉइल क्या होती है। और फिर 1, 2, 3 वॉल्यूम कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको दूसरी हेयरिंग एड में बताया। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बैटरी कंपार्टमेंट भी है जिसमें बैटरी डलती है। इस बैटरी के डिफरेंट साइजेस हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द हेयरिंग एड। पुरानी हेयरिंग एड्स ना सिर्फ साइज़ में बड़ी थी बल्कि सर्किटरी के हिसाब से भी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जैसे जैसे रिसर्च हुई और डेवलपमेंट इन रिसर्च फॉर द हेयरिंग एड्स कंटेन्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द हेयरिंग एड टेक्नोलॉजी। ना सिर्फ साइज़ छोटा हुआ बल्कि उसके साथ साथ हेयरिंग एड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। जैसा कि आपने पिछली तस्वीर में देखा कि हेयरिंग एड का साइज़ भी बहुत बड़ा था और हॉर्न की शक्ल में थी, और अब हेयरिंग एड के साइज़ भी बहुत छोटे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर है। 2 टेक्नोलॉजीज़ आजकल हेयरिंग एड में इस्तेमाल होती हैं, एक को एनालॉग कहते हैं और दूसरे को डिजिटल। वक्त गुजरने के साथ साथ एनालॉग टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर या मशहूर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई और मोर अफोर्डेबल या ज़्यादा सस्ती होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ। तो पेशेंट्स या मरीज़, वो जो भी बच्चा जिसको हेयरिंग लॉस है, वो एनालॉग की बजाय डिजिटल हेयरिंग एड उसी कीमत में ख़रीद कर ज़्यादा अफादियत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पीक क्लिपिंग की टर्म, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पीक क्लिपिंग क्या टर्म है और वो किस वक्त इस्तेमाल होती है। बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस या सिवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस बच्चों की डायनेमिक रेंज या रेंज जिसमें उनको एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड की जा सकती है बहुत कम होती है। उसके लिए जब आवाज़ को बढ़ाया जाता है हेयरिंग एड के ज़रिए से तो आवाज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है जिसको LDL कहा जाता है। पीक क्लिपिंग उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली तेज़ हो जाए और पेशेंट या मरीज़ या बच्चे के कानों में अनकम्फर्टेबल महसूस हो, तो पीक क्लिपिंग इस्तेमाल करके जितनी भी बड़ी ब्लिप्स या पीक्स आती हैं उनको पीक क्लिपिंग के ज़रिए
काट दिया जाता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से आप मिसाल ले लीजिए कि अगर एक कपड़ा है और उसके रफ़ एजेस हैं और आप कैंची लेके जितने भी रफ़ एजेस हैं उसको निकाल देते हैं, बिल्कुल पीक क्लिपिंग इसी तरह से इस्तेमाल होती है। आपको मैंने टॉगल स्विच के 3 कंट्रोल्स के बारे में बताया, एक T, O and M। O बेसिकली इज़ द ऑफ, M इज़ माइक्रोफोन, T इज़ टेलीकॉइल। टेलीकॉइल ज़्यादातर सोफिस्टिकेटेड डिजिटल हेयरिंग एड में पाई जाती है और ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मरीज़ या बच्चा हेयरिंग एड को टेलीफोन के साथ इस्तेमाल करे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब वो फ़ोन को कान से लगाना चाहता है, हेयरिंग एड को T पे ले जाएं और साथ में उसकी एम्प्लीफिकेशन बदल जाती है और फिर जो बच्चा है वो टेलीफोन की एम्प्लीफिकेशन आवाज़ हेयरिंग एड के थ्रू सुन सकता है। ये तो था हेयरिंग एड का ओवरव्यू और डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब मैं आपको चाहूँगी कि हम क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन के बारे में बात करें। आजकल के दौर में इंटरनेशनली और पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी या उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बाकी दूसरी डिवाइसेस की है। जो डिवाइसेस मौजूद थीं अब भी मौजूद हैं कुछ जगहों पर और इस्तेमाल भी होती हैं, उनमें लूप सिस्टम है, इंफ्रारेड सिस्टम है और सबसे ज़्यादा अफादियत वाली डिवाइस को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम या FM सिस्टम कहते हैं। लूप सिस्टम अब करंटली ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल नहीं होता बिकॉज़ उसके एडवांटेजेस या फ़ायदे कम हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। जब लूप सिस्टम बच्चे के कानों पर लगाया जाता है और लूप्स को कमरे के मुख्तलिफ़ जगहों पर थोड़ा फ़र्क डाल के या फासला छोड़ के लगाया जाता है, तो उस एम्प्लीफिकेशन बच्चे की पोजीशन अगर दो लूप्स के बीच में होगी तो डिवाइस एम्प्लीफिकेशन इतनी एफिशिएंट नहीं करेगी, लेकिन अगर लूप का डायरेक्ट कांटेक्ट है बच्चे की डिवाइस के साथ तो वो एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होगी। इसलिए लूप सिस्टम अब बाहर के मुल्कों में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंफ्रारेड सिस्टम, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, इंफ्रारेड लाइट के ज़रिए से एम्प्लीफिकेशन होती है। इंफ्रारेड लाइट्स का भी यही मसला है कि जब इंफ्रारेड लाइट एक ऑब्जेक्ट पर है और बच्चे की डिवाइस बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट गुजर जाए तो वो जितनी टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट गुजरेगा तो वो आवाज़ डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो इसी वजह से इंफ्रारेड सिस्टम भी क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस जिनका मैं अभी कुछ देर में जिक्र करूँगी वो इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप टीवी देख रहे हों जहाँ पर आपके दरमियान में से कोई नहीं गुजरेगा तो इंफ्रारेड सिस्टम अभी भी इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या कामयाब क्लासरूम डिवाइस FM सिस्टम है जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली ये सिस्टम 2 किस्म के होते हैं, 1-to-1 FM सिस्टम भी है और क्लासरूम ग्रुप FM सिस्टम्स भी हैं। ये रिलेटिवली कीमत में बहुत ज़्यादा होते हैं। बाहर के मुल्कों में एक बच्चे का FM सिस्टम तकरीबन $1500 में मिलता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सिस्टम्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन ये रेकमेंडेड हैं कि बच्चों को क्लासरूम में अगर हेयरिंग एड के साथ FM सिस्टम लगाया जाए तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आज के नए एडवांस्ड कॉक्लियर इम्प्लांट्स में भी ये ऑप्शन है कि आप अपना इम्प्लांट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम के साथ डाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आपको दिखाऊं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम्स कैसे दिखते हैं, उनकी तस्वीर कैसी है। और ये स्क्रीन पे इस वक्त FM सिस्टम आपके सामने है। ये सबसे बेहतरीन FM सिस्टम है इस वक्त मार्केट में और इसके अंदर भी मैकेनिज़्म बिल्कुल हेयरिंग एड की तरह ही है कि माइक्रोफोन है, रिसीवर है और ट्रांसमीटर है। आवाज़ माइक्रोफोन से पिक की जाती है, मैकेनिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज किया जाता है, फिर आवाज़ को एम्पलीफायर में भेजा जाता है जहाँ से आवाज़ बढ़ाकर रिसीवर तक पहुँचा दी जाती है और रिसीवर से दोबारा आवाज़ इकट्ठी करके ईयर कनाल के थ्रू कान में जाती है और फिर बच्चा आवाज़ को एम्पलीफाइड लेवल या ज़्यादा ऊंचे लेवल पर सुन सकता है। इस वक्त मेरे पास FM सिस्टम मौजूद है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक सिस्टम या एक यूनिट टीचर या उस्ताद पहनती है अपने गले में और दूसरा बच्चा। जो यूनिट बच्चे के गले में जाता है उसके साथ ये हेडफोन्स मौजूद हैं जो कि हेडफोन्स बच्चा अपने कानों पर लगाता है और वो उसको हेल्प करता है टीचर की सारी आवाज़ सुनने पर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक बच्चे का यूनिट है जो कि एक टीचर पहनेगी और एक बच्चा ये यूनिट पहनेगा। इसके साथ साथ जो टीचर का यूनिट है उसमें चैनल्स मौजूद हैं
जो कि टीचर को ये इजाज़त देता है कि वो मल्टीपल स्टूडेंट्स यानी कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर एफएम सिस्टम में 10 बच्चों की कैपेसिटी होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनमें 10 से भी ज़्यादा बच्चों की एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड एक ही वक्त में की जा सकती है। एफएम सिस्टम के बाद मैं चाहूँगी कि आपको असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस के बारे में बताऊं। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं और उन लोगों के लिए हैं जो घर पर या काम पर या ऐसे एनवायरनमेंट में जहां वो हेयरिंग एड नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करके वो अफादियत हासिल कर सकते हैं आवाज़ सुनने की। ये असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं जिनका हेयरिंग लॉस इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट या शदीद ना हो और उनको हेयरिंग एड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट में उनको मसाइल आते हैं आवाज़ पूरी तरह सुनने की, तो ये असिस्टिव डिवाइसेस उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें कि एफएम सिस्टम है, इंफ्रारेड सिस्टम है। इसके साथ साथ अब ऐसी भी डिवाइसेस आ गई हैं जो कि ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन्स में एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड पैदा करती हैं, जिससे हार्ड ऑफ हेयरिंग लोग या बच्चे जिनको बहुत कम हेयरिंग लॉस है उससे वो अफादियत हासिल कर सकते हैं और आवाज़ उनको नॉर्मल लेवल पे सुनाई दी जा सकती है। साथ साथ मैं बताती चलूँ कि एम्पलीफाइड फ़ोन्स जो कि घर पे इस्तेमाल करते हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ टीवी देखने के लिए इंफ्रारेड डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ वो डिवाइसेस जो आप वर्क सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलार्म सिस्टम्स, स्मोक डिटेक्टर्स, जो कि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये सब सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फायर हैज़र्ड या किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर आप वो स्मोक डिटेक्टर खुद से आग या इस किस्म की कोई हैज़र्डस कंडीशन को डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में उसकी आवाज़ चली जाती है और वो फिर मदद के लिए आप तक आ सकते हैं। इसके साथ साथ डोर बेल्स उन बच्चों या एडल्ट्स के लिए जो कि हार्ड ऑफ हेयरिंग है या डेफ हैं और वो आम डोर बेल से आवाज़ नहीं सुन सकते, तो एम्पलीफायर डोर बेल के साथ प्लेस कर दिए जाते हैं। स्ट्रोब लाइट्स एक और असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस है जिससे बेसिकली पेशेंट अगर बहुत प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है या घर में ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ उसको आवाज़ नहीं आई, तो वो स्ट्रोब लाइट स्ट्रोब करती हैं बेल के साथ और फिर वो बच्चा या बड़ा लाइट देखकर देख सकता है। इसके साथ साथ अलार्म सिस्टम्स, वेकिंग अलार्म सिस्टम जो कि वाइब्रेटर के साथ कनेक्ट होते हैं और वो आपके गद्दे या मैट्रेस के नीचे डाल दिए जाते हैं और जिस टाइम पर आपने उठना हो या वेकिंग टाइम आपका हो उस पर वो ऑटोमेटिकली अलार्म सिस्टम वाइब्रेटर को वाइब्रेट करता है और सोने वाला इंसान या बच्चा जिसको कोई किस्म का हेयरिंग लॉस हो वो उसको सुन के वाइब्रेशन फील करके उठ सकता है। अब मैं चाहूँगी आपकी तवज्जो एक दफ़े फिर इस पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के तरफ लाने की कि कितना ज़रूरी है तमाम प्रोफेशनल्स जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं फॉर डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग चिल्ड्रन या एडल्ट्स, और उनकी कितना इम्पॉर्टेंट रोल है उनका प्ले करना और कितना ज़रूरी है कि उनका एजुकेटेड होना और उनकी क्वालिफाइड होना इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हर इंसान मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जैसे कि आप ये सामने ट्रायंगल देख रहे हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, पॉलिटिक्स और ईयर नोज़ एंड थ्रोट सर्जन आते हैं। उसके बाद जो हिस्सा हमने आपको इस कोर्स में 683 ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री में पढ़ाया है वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, जिसमें ट्रायंगल का बाईं साइड ऑडियोलॉजिस्ट हैं, हेयरिंग एड टेक्नीशियन हैं, ऑडियो टेक्नीशियंस हैं, ईयर मोल फैब्रिकेशन के लिए ईयर मोल टेक्नीशियंस चाहिए और O2O हेल्थ वर्कर्स हैं। आखिरी पार्ट आखिरी हिस्सा इस ट्रायंगल का एजुकेशन है, जो कि आप में से जो टीचर्स फॉर द डेफ बन रहे हैं उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें टीचर फॉर द डेफ है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स या लिंग्विस्ट्स हैं, डेफ टीचर्स हैं, टीचर्स ऑफ द डेफ हैं, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट्स हैं। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इस ट्रायंगल से आपको समझ आती है कि एजुकेशन, मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन
तीनों प्रोफेशनल्स कितना क्लोजली इंटरवोवन है एक दूसरे के साथ। अगर एक तरफ डायग्नोसिस या सिलेक्शन ठीक नहीं होगी तो अगला पोर्शन जो आएगा उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में हर्डल्स क्रिएट होंगी। अगर ऑडियोलॉजिस्ट ने सही तरीके से बच्चे के डायग्नोसिस नहीं किए और उसको सही किस्म की हेयरिंग एड की सिलेक्शन नहीं की, उसकी एम्पलीफिकेशन डिवाइस पूरी तरह से एम्पलीफाई साउंड नहीं कर रही, तो क्लासरूम में टीचर फॉर द डेफ उसको पूरी तरह एम्पलीफिकेशन डिवाइस की अफादियत इस्तेमाल ना करते हुए बच्चे को सही तरह से तरबियत नहीं दे सकेगी। मुझे उम्मीद है कि इस यूनिट से आपको हेयरिंग एड सिलेक्शन, उनकी डिफरेंट टाइप्स और किस तरह से हेयरिंग एड किस हेयरिंग लॉस के लिए और पुराने ज़माने की हेयरिंग एड, न्यू असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस और मैनेजमेंट या मल्टी डिसिप्लिनरी पिरामिड पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको ना समझ आए तो मेहरबानी करके अपने अपेंडिक्स यूनिट नंबर 5 की किताब से रुजू फरमाएं।